Hello दोस्तों, how are you? I hope you are fine. And today we will be discuss about engineering mathematics or GATE 2023 preparation. Right. So 13 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, तो ये इम्पोर्टेंट इसका वेटेज रहता है। ठीक है, इसीलिए जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है और जिस जो इम्पोर्टेंट है गेट के एग्जाम के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग बेसिकली हम लोग डील करते हैं, तो उसको अभी देखते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का रिवीजन बैच है। ओके, रिवीजन है ये, तो हमें रिवीजन करना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है EII का है वैसे गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जो 13 मार्क्स का वेटेज रहता है इसका। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना होता है वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, तो पहले मैट्रिक्स इम्पोर्टेंट है मैट्रिक्स, जिसमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में देखना होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद कैलकुलस में लिमिट एंड कंटिन्यूटी, उसका जो है इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम उसमें आता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है ज़्यादातर, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आ जाते हैं क्वेश्चन। तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया अपना नेक्स्ट, उससे आ जाता है। ठीक, उससे सिंपल x+i y जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है, उससे एवरी ईयर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, इससे आपका फिर आ जाता है, इससे हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक, एनालिटिक एनालिटिक फंक्शन, ठीक, लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, तो एंड मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपका जैसे न्यूटन रेफसन मेथड हो गया, ठीक है, सेकेंड मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, देयर आर डिफरेंट मेथड, एंड फॉर प्रोबेबिलिटी मीन मीडियन मोड type of thing, and generally they have asked about probability of finding like coins, for coins and for dice, right, and sometime playing cards problem also will be there. And so उसके बाद transform theory and some mark paper, right. So we will discuss engineering mathematics formula and concept one by one, right. तो हमारा पहला जो चैप्टर है इसमें मेट्राइसिस, ठीक, मेट्राइसिस के बारे में देखते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको देख लेते हैं। तो पहला तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है, M×N मैट्रिक्स रहेगा, उसमें जितना एलिमेंट रहेगा वो देखना होता है। ठीक है, फिर इसका ये लीडिंग एलिमेंट होता है, द एलिमेंट लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इज कॉल्ड लीडिंग एलिमेंट, राइट। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट है उसी को बोलते हैं लीडिंग एलिमेंट। फिर डायगोनल एलिमेंट जो होता है, जैसे डायगोनल एलिमेंट में क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स है 1 2 3 1, राइट। 1 और 1 डायगोनल एलिमेंट है, तो ये बेसिक है, इसको सब पता रहता है। प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ठीक, प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड द लाइन along which diagonal element lie is called the principal diagonal, right। सो ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ठीक, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारा आ जाता है रो मैट्रिक्स, कॉलम, जीरो, स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में उसमें क्या होगा, M=M होता है, M×N में जैसे 3×3 है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। There are different types of matrix, we already know, so I am not going to explain this, right. So right, like upper triangular matrix में लोअर जो वाला टर्म होता है ट्रायंगुलर के लोअर वाली, ये वाला जीरो है अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। तो इसे एंड ट्रेस जो होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जो ये जैसे कोई भी मैट्रिक्स है तो उसमें 1 2 3 2 है, तो ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है।
the different metrics will be there. Right, तो ट्रेस मैं बता दिया. इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स A and B are said to be equal where if they are of the same type and their corresponding elements are equal, right? So this is the symmetric matrix and symmetric. So A transpose is equal to A. So matrix is equal to itself. So transpose of matrix is equal to itself. So this is the definition for symmetric matrix. And symmetric is A transpose of A is minus A, right? So उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस में आ जाता है. ठीक है, माइनस से तो हो गया. और उसके बाद और भी मैट्रिक्स हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब. फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होता है, और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई. ठीक है. फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो जैसे कि 1 2 2 4 है, और 2 3 1 2 है. ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 1:2 +2:1. ठीक है, इसके इसके रो और इसका कॉलम. ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट हो गया. उसके बाद क्या करना है, 1:3 +2:2, इसका फर्स्ट रो, इसका सेकंड कॉलम. तो ये हो गया. उसके बाद इसमें क्या होगा ना, 2:2 +4:1, राइट. और इसमें हो जाएगा 2:3 +4:2. तो ये हो गया इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का. तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए आपको. ठीक है, तो बेसिक में आइडिया बता दिया कैसे मल्टीप्लाई करना होता है. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, रो का कॉलम में हो जाएगा. 1 2 है, ठीक है, ये है, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2. ठीक है, तो ये रो का वो कॉलम में चेंज हो जाता है. ठीक, तो ये ट्रांसपोज हो गया. अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज ए हो जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, राइट. तो ये है. ठीक, अब उस तरह से के ए ट्रांसपोज है, तो के कोई कांस्टेंट है यानी स्केल, तो के ए डैश हो जाएगा. और ए बी डैश ए बी ट्रांसपोज है, और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना होता है. तो उसमें क्या करते हैं, देख लेते हैं. ठीक है, द adjoint of a square matrix. The adjoint of a square matrix is the transpose of the matrix obtained by replacing each element of A by its cofactor. Right, so adjoint of A है वो A I J. ठीक है, कोफैक्टर उसका पहले उसका कोफैक्टर निकाल लेंगे, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट होगा. ठीक है, तो द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ ये बाय इट्स कोफैक्टर in determinant if A is equal to Aij n cross, then adjoint of a briefly written as adjoint A. Adjoint A is Aij. Aij is the cofactor of Aij in A. ठीक है, तो पहले कोफैक्टर निकालेंगे, उसको ट्रांसपोज करेंगे, तो हो जाएगा एडजॉइंट. ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट ऑफ 0 इक्वल टू 0. एडजॉइंट स्केलर का स्केलर होता है. एडजॉइंट ऑफ 1 आई होता है. एडजॉइंट डायगोनल डायगोनल होगा. एडजॉइंट ए टू द पावर माइनस टी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए टू द पावर में माइनस टी. ठीक है, ए इज सिमेट्रिक फॉर्म, एडजॉइंट ए इज सिमेट्री. So there are different properties, we can see that. Right, so अब उसके बाद इम्पोर्टेंट रहता है इनवर्स निकालने के लिए. कभी कभी डायरेक्ट पूछता है इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज व्हाट. तो सबसे पहले तो इनवर्स, जब इसका मॉड ए अगर 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स. इफ यू वांट टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो. ठीक है, तो बी ए इक्वल टू आई. तो इसका क्या होता है, इनवर्स निकालना है अगर, तो ये हो जाता है
एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स डिवाइड में आता है इंडिटरमिनेंट, तो ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ये इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट पहले निकालना पड़ता है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, ठीक, ऑफ मैट्रिक्स, तो वहां से आ जाता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। रूल फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड, इससे पहले कुछ और भी दिए हैं पॉइंट, उसको देख लेते हैं। तो जैसे क्या है, एक्स एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी है, इससे ए इनवर्स निकालने का मतलब इसमें होगा, ठीक है, तो ये हो गया। when system of equation is non homogeneous, ठीक है, नॉन होमोजीनियस है, तब उस केस में इफ मॉड ए नॉन जीरो है देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय, ठीक है, तो उसका अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है एंड यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब उसका एक सॉल्यूशन होगा, और उसको डिफाइन करेंगे एक्स इक्वल टू इनवर्स, मतलब इनवर्स ऑफ ए इंटू बी। इफ डिटर्मिनेंट जीरो है, मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, देन एडजॉइंट ए into B not equal to 0, then the system equation is inconsistent and no solution, ठीक है, तो ये नो सॉल्यूशन का केस है, ठीक, तो अब उसको ध्यान रखना है आपको। अब डिटर्मिनेंट इज जीरो, मॉड इज जीरो, एडजॉइंट ए बी इज जीरो, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर जीरो हो रहा है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो है, उस केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो तीन टाइप के बनते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैट्रिक्स मेथड है व्हेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस है, अगर ये नॉन होमोजीनियस के लिए था, होमोजीनियस है तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट नॉन पहले तो डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट निकालना है, नॉन जीरो अगर है तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड इट हैज वन सॉल्यूशन, राइट, ट्रिवियल सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन होगा। इफ नॉट ए नॉन इक्वल टू जीरो है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड इट्स हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इफ नंबर ऑफ वन इक्वेशन लेस देन नंबर ऑफ अननोन देन इट इज नॉट ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब रैंक निकालना है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, तो रैंक निकालने के लिए सबसे पहले जो होता है, पहले तो उसका डिटर्मिनेंट देखना होता है, अगर कोई भी है थ्री का तो उसका डिटर्मिनेंट एक जीरो हो रहा है, मतलब वो एम क्रॉस एन है ना, तो इसमें मिनिमम जो रहेगा वो होता है रैंक, ठीक है ना, रैंक निकालना है, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो उसमें तो लेस देन एन इक्वल टू इसका मिनिमम ऑफ एम एन एन, ठीक है, इसका मिनिमम एम एन जो मिनिमम है उससे लेस देन इक्वल टू होगा, तो अगर थ्री क्रॉस थ्री का है, थ्री क्रॉस थ्री का है तो उसमें उसका रैंक डिटर्मिनेंट अगर डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जा रहा है तो उसका क्या हो गया, रैंक जो है थ्री हो, ठीक है, मतलब और नहीं, रैंक का मतलब मॉड अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमें 2/2 को चेक करना पड़ेगा, 2/2 मतलब एनी नॉन जीरो डिटर्मिनेंट बनना चाहिए, तो वो उसका रैंक हो जाता है, मतलब 2/2 क्रॉस 2 में देखते हैं तो अगर नॉन जीरो आ जाएगा ना कोई भी एलिमेंट तो उससे क्या होगा और उसका रैंक हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया है तो फॉर एनी मैट्रिक्स है रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए, तो उसका ट्रांसपोज का और खुद का जो होता है, ट्रांसपोज और खुद का रैंक जो है वो होगा सेम होगा, ठीक, और रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, ठीक, तो इफ सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स टू देन थ्री का थ्री मैट्रिक्स थ्री का थ्री मैट्रिक्स में है, ठीक है, ए जीरो हो जाए तो 2/2 हो जाएगा रैंक उसका, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक ए नॉन इक्वल टू जीरो देन रैंक ऑफ मैट्रिक थ्री इज इन थ्री का थ्री मैट्रिक्स, थ्री का थ्री मैट्रिक्स में अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, रैंक थ्री ही हो जाएगा, ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें डेफिनेशन है द मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए व्हेन वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन आल्सो द डिटर्मिनेंट, ठीक है, ए माइनस लेमडा आई, तो इसको ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है, ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है,
तो एक लेमडा लेते हैं, तो ए माइनस लेमडा इक्वल 0 करके तो पुट करते हैं। यहाँ पे लेमडा क्या है, लेमडा जो है आइगन वैल्यू होता है, ठीक है, जो है इसका सॉल्यूशन आएगा वो लेमडा आइगन वैल्यू है, ठीक है। आप इज कॉल द स्पेक्ट्रम ऑफ ए लेमडा इज कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स ए देन ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स दैट सच दैट x इज इक्वल टू लेमडा एक्स। तो उसका वो वेक्टर निकालना है आइगन वेक्टर, तो x इज इक्वल टू लेमडा एक्स इज कॉल द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वेक्टर ऑफ a corresponding कैरेक्टरिस्टिक रूट लेमडा। तो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालना होता है, तो ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 कर देंगे, उससे लेमडा आ जाता है, तो वो क्या है आइगन वैल्यू। और आइगन वेक्टर निकालना है तो एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स को हमें ध्यान रखना होता है, ठीक। तो ये उससे आ जाएगा फिर आइगन वेक्टर भी। तो सम रिजल्ट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ठीक। रूट्स एंड मतलब जो करेक्टर है ना उसका आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू, उसके थोड़ा देख लेते हैं क्या है। Lambda is a characteristic root of matrix A if there exists non-zero vector x such that x is equal to lambda x, ठीक। तो ये पॉइंट दिए हैं, आप इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा और इसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है। आइगन वैल्यू प्रॉपर्टी से जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इफ लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 बी द आइगन वेक्टर्स ऑफ A, then k lambda 1 eigenvalue, right? A lambda 1, lambda 2, lambda 3 are eigenvalues of A, and k lambda 1, k lambda 2, k lambda n are eigenvalues of k। तो ठीक है, तो k का आइगन वैल्यू पता है, तो k का भी क्या हो जाएगा, उसको k टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइगन वैल्यू ऑफ A इनवर्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ A। If lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the two eigenvalues of A, then 1 by lambda 1, 1 by lambda 2 और द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। तो उसकी ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे लेमडा 1 लेमडा 2 है ए का, तो ए इनवर्स का 1 बाई लेमडा 1 1 बाई लेमडा 2 हो जाएगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं आइगन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोर्ट। तो ए और ए ट्रांसपोर्ट का आइगन वैल्यू सेम होगा, ठीक। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर साइज ऑफ ए, ठीक। तो उसका साइज जितना होगा उससे ज़्यादा आइगन वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है। तो 3 का है, तो उसमें मैक्सिमम आइगन वैल्यू कितना होगा, आइगन वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 3। सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू मतलब दो अगर है लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, तो सम ऑफ जितने भी डायगोनल एलिमेंट है ना उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए भी बोलते हैं, ठीक है, इसको ट्रेस ऑफ ए भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए, ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटरमिनेंट, जैसे प्रोडक्ट हमें आइगन वैल्यू पता चल गया तो उनका प्रोडक्ट कर देंगे, तो वही क्या बताता है डिटरमिनेंट ऑफ, ठीक है, मैट्रिक्स। तो उसको ध्यान रखना है। इन अ ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स आइगन और डायगोनल एलिमेंट देमसेल्फ, राइट। ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स आइगन और डायगोनल एलिमेंट themselves, right? So if lambda 1, lambda 2, lambda n are the eigenvalues of non-singular matrix A, then mod A by lambda 1, mod A by lambda 2, mod A by lambda 3 are the eigenvalues of adjoint। ये भी important for non-singular matrix है, तो lambda 1, lambda 2, lambda n क्या आइगन वैल्यू है, तो उससे mod A by lambda 1, mod A by lambda 2, mod A by lambda 3, mod A by lambda n are the eigenvalues of adjoint, right? तो ये हमारा आइगन वैल्यू की क्या है प्रॉपर्टीज है। तो ये इससे एवरी ईयर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। सो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक हमारे पास आता है केली हैमिल्टन थ्योरम। केली हैमिल्टन थ्योरम ये आइगन वैल्यूज से ही डिफाइन होता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation C0 lambda n plus C1 lambda to the power n minus 1 plus Cn minus 1 lambda Cn equal to 0 is the characteristic equation of square matrix of the order n। then ठीक है, मतलब क्या है जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा ना a माइनस लेमडा आई, ठीक है, ये मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल 0 है, तो ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा, a स्क्वायर 2a प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है, उसको डायगोनल निकालना। हैमिल्टन हैमिल्टन स्क्यू हैमिल्टन यूनिटरी
मैट्रिक्स तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं गेट में। तो ये यहाँ पे एक्सरसाइज है लेवल 1 लेवल 2, देख सकते हो। तो मैट्रिक्स से इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आई होप यू आर क्लियर। मैट्रिक्स का बेसिक यही पढ़ना होता है, और एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे मैट्रिक्स से। इसमें एक्सरसाइज है उसको भी मैं नहीं बताऊँ, क्योंकि क्विक रीजन है, फार्मूला को ही डिस्कस किया जाएगा कि जो जो फार्मूला इंपॉर्टेंट है जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको पॉज कर लेना, अगर क्वेश्चन बनाना है तो आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ये अच्छा वेटेज होता है ना इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स का 13 मार्क्स का आता है, ठीक है, एवरी ईयर। ठीक, तो पहला चैप्टर ओवर है, मैट्राइसेस, राइट। तो अब चैप्टर 2 में आ रहे हैं हम लोग, कैलकुलस, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन, ठीक है, ये सब के बारे में इसमें देखेंगे। ठीक है, तो कैलकुलस है, इम्पोर्टेंट है हमारा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इफ वेरिएबल एक्स टेक्स वैल्यू विच आर मोर एंड मोर क्लोज टू फाइनाइट नंबर ऑफ number, then we say that x approaches return as x tends to a, right? So ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको पता ही है। ठीक है, मीनिंग ऑफ लिमिटिंग वैल्यू दिया है, लिमिटिंग वैल्यू मतलब क्या है वो बोल रहा है, जैसे लिमिट डिफाइन होता है, एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स टू एल। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट अगर चेक करना है तो ये लिमिट एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू आई। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस लिमिट एच टेन टू, कोई भी एच ले लेते हैं उसको टेंस टू जीरो करा देते हैं, लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, राइट। सो यार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच इन द अबव रिजल्ट। के बाद चेक करना, कंटिन्यूटी चेक करना होता है ना, कोई भी जैसे एफ ऑफ एच पे, एच वैल्यू पे इसका एल एच एल एंड आर एच एल अगर इक्वल हो रहा है तभी क्या होगा, गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। तो उसके लिए फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जैसे कोई पॉइंट है उसका इधर और इधर, तो ठीक है, दोनों थोड़ा क्लोज में होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैन बी एक्सप्रेस एक्स टेन टू ए माइनस लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई टू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैन बी आल्सो एक्सप्रेस लिमिट एच टेन टू ए माइनस एच, ठीक है, उसमें एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच रख देंगे। तो यही सब एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट तब होगा एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, मतलब दोनों जो लिमिट है वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर होता है, तो उस केस में कंटिन्यूस हो जाता है, और वो क्या होता है, कंटिन्यूटी का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो ये चेक करना होता है। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये मतलब क्या, डिफाइंड नहीं है, जैसे जीरो बाई जीरो, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइटी, इनफाइनाइट माइनस माइनस इन्फिनिटी, तो ये सब क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, नॉट डिफाइंड है, तो इसके लिए एल रूल किया जाता है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स फॉर कैलकुलेटिंग लिमिट्स, तो कुछ लिमिट्स के भी ये क्वेश्चन डेली मतलब एवरी ईयर आ रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो लिमिट है, इसका प्रॉपर्टी देख सकते हो आप, लिमिट एक्स टेंस टू ए के वन एफ एक्स प्लस माइनस के टू जी एक्स इक्वल टू के वन लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स प्लस के टू, मतलब एलजेब्रिक इक्वेशन फॉलो होता है इसमें। ठीक है, तो ये अगर एक्स टेंस टू एफ एक्स जी एक्स, तो अलग अलग उसमें लिमिट लगा सकते हो, ऊपर में भी नीचे में भी, प्रोवाइडेड जी एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन इनवर्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक, तो ये सबको ध्यान रखना है। और अगर एक्सटेंस लिमिट एक्सटेंस जीरो एक्स माइनस वन एक्स है, तो लॉग ये हो जाएगा, ये लॉग एक्सटेंस जीरो एक्स माइनस वन बाई एक्स है तो वन हो जाएगा। ये सब प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, लॉग लिमिट एक्सटेंस जीरो वन प्लस एक्स फॉर्म वन बाई एक्स इज इक्वल टू ई, लिमिट एक्सटेंस जीरो लॉग ई वन प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी कभी। ठीक, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, तो एक बार देख लो। ठीक है, तो ये कुछ सीरीज है, इसको भी देख लेते। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फार्मूला आर वेरी यूजफुल रिलेटिंग वेरियस लिमिट। ठीक है, ई एक्स का फार्मूला क्या होता है, ई एक्स इज इक्वल टू उसका सीरीज है,
1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो एक्स का होता है ए टू पावर एक्स में 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लॉग ए का स्क्वायर एक्स सेम रहता है ठीक है, लेकिन इसमें लॉग ए वाला टर्म आ जाता है, लॉग ए स्क्वायर लॉग ए का क्यूब, ठीक एक्स का और एक्स का सेम ही है। तो लॉग 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 टू द पावर 4 बाई 4, राइट। तो ये लॉग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, राइट। सो इसको लॉग 1 माइनस एक्स का है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 माइनस, तो ये log 1 माइनस एक्स है तो उसमें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन आ जाता है, ठीक है, इसमें माइनस साइन आ जाएगा। अब साइन एक्स का भी देख लेते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस में साइन एक्स का एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कॉस एक्स का भी पूछ देता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कॉस एक्स में 1 से स्टार्ट होगा और साइन एक्स में एक्स से, और उसका इवन होता है, ठीक है, ये कॉस एक्स इवन होता है, ये ऑड फंक्शन होता है, तो इसलिए यहाँ पे वाला चीज में नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। उसी टाइप से और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 10x का एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स टू द पावर 5, ठीक है, तो ये हो गया। साइन इनवर्स एक्स का एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल है इसका सीरीज, टेन इनवर्स एक्स का है, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन टू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस इतना, ठीक, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर n का मतलब फार्मूला, ठीक है। सीरीज है, इसको याद, कभी कभी इससे क्या है क्वेश्चन इसके कोफिशिएंट पूछ देगा ना, तो कोफिशिएंट, तो इसीलिए सीरीज का आपको याद रहेगा, तो उससे कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए निकालना है, कंटिन्यूटी आजकल इसको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उससे इसमें पूछा जाता है। द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, इट्स लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यही मैं बताया था। एफ ऑफ ए जो वैल्यू आ रहा है वो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट सेम आना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा हमारा कंटिन्यूटी को फॉलो करेगा फंक्शन, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, उसमें एक्स एट एक्स इक्वल टू ए we say that fx is discontinuous at x is equal to a if fx is not a continuous at x is equal to a, in other words if any one or more of the condition for the function fx to be continuous has to be satisfied, fx is has to discontinuous is equal to a, geometrically speaking there must be a break in the ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ में क्या होगा, कुछ ब्रेक होगा, ब्रेक तो डिसकंटिन्यूटी वहां पे शो करेगा, यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए पूछा जाता है बार बार ठीक है। थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी, इसके लिए कुछ थ्योरम भी दिए हुए हैं इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम है एफ एक्स जी एक्स, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सैंडविच थ्योरम एक होता है, the Sandwich theorem suppose that fx less than equal to gx less than equal to hx for all x belongs to c in some interval about c, and fx and hx approach the same limit as x approaches c. Limit x tends to c, fx is equal to limit x tends to c, hx is equal to l, then limit x tends to c, gx is equal to l, right? तो ये हो गया। If the function f is continuous at x is equal to a and g is continuous at x is equal to a, then composite function g fx is continuous at x is equal to a. Continuity in the interval yeah. ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का भी कुछ देख लिखे हैं, ठीक है। इसेंशियल डिसकंटिन्यूटी है, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, एफ डेस एक्स इसको डिफाइन किया जाता है। we find this theorem, some theorems are there, chain rule प्रोडक्ट रूल है, y इक्वल टू यू भी, एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल वाई डेल टी, ठीक है, नाम एरर्स के लिए है। टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल, आजकल इससे क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं, फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है। रोलेस थ्योरम एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर सी टेंड्स टू ए कॉमा बी
एफ डॉट सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एफ ऑफ बी को कर देंगे, कोई भी एक का वैल्यू सी ए जी कर दे ए बी के बीच में, तो वहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ उसको डिफरेंशिएट कर दे फंक्शन को उस पॉइंट पे, और वो जीरो होगा। ठीक है, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो फंक्शन है उसमें कोई पॉइंट में एफ डेट सी पॉइंट पे एफ उसका डिफरेंशिएशन करके एफ डॉट सी इफ डेट सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई एफ बी माइनस ए, उसको इक्वल कर देते हैं, तो उससे कोई वैल्यू आ जाता है सी। कॉन्वेक्स अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए क्या कर, डिफरेंशिएट कोई भी फंक्शन है, वाई टी दिया है तो उसको डी वाई टी डी टी इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तो वहाँ पे वैल्यू आएगा, उसको पुट कर देंगे फंक्शन में, नेगेटिव आएगा अगर तो मैक्सिमम आएगा, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम होता है। ठीक है, तो इसको तो ध्यान रखना है। और दो वेरिएबल है तब से भी उसको करना है, एक बार एक के रिस्पेक्ट में, एक बार जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसके बाद डेफिनेशन है, लिमिट डिफिनाइट इंटीग्रल अगर है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दैट इनडेफिनाइट इंटीग्रल एफ एक्स इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल एफ बी माइनस एफ बी। ठीक है, तो ये फंक्शन डिफाइन होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल में आता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी एफ टी डी टी। इसको वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। जीरो टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल जीरो टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ए माइनस एक्स मिला सकते हैं, ए बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल माइनस ऑफ बी ए, लिमिट चेंज करके माइनस लगा देते हैं, तो यहाँ पे है। ठीक है, जीरो टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल जीरो टू एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये भी आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल के फॉर्मूला, जीरो टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल जीरो एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो मतलब क्या है, इवन फंक्शन है अगर तो उसके लिए जीरो टू एफ एक्स डी एक्स टू जीरो टू एफ एक्स डी एक्स टू एक्स माइनस एक एक्स है। ठीक है, मतलब ये ऑड है, ये ऑड फंक्शन के लिए होता है। इवन फंक्शन के लिए ये हो जाता है टू टाइम्स ऑफ जीरो टू, ऑड फंक्शन के लिए क्या हो, जीरो हो जाएगा, और इवन फंक्शन के लिए जीरो टू एफ एक्स डी एक्स टू टाइम्स ऑफ जीरो टू एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये जीरो टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। ये कुछ माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स जीरो टू एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स, राइट, तो ये लिख सकते हैं ये। मीन वैल्यू थ्योरम एंड डेफिनेट इंटीग्रल। मीन वैल्यू थ्योरम भी होता है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी बी माइनस ए लेस देन बी, मच लेस देन बी। ठीक है, और एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो ये एरिया अंडर कर्व है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स निकाल लेते हैं, एरिया हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसके लिए भी पार्शियल डेरिवेटिव भी होता है। ठीक है, जैसे वॉल्यूम इक्वल टू वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर ऑफ से राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, इवेल्यूटेड बाय द फार्मूला। तो राइट सर्कुलर कोन है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इससे डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई, एक बार इसका एक्स कांस्टेंट हो रहा है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये होता है। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो ये है। ठीक है, इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट में, along a parameterized curve R T P A B, we have dr by dt dt, कर्ल एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 1 मार्क्स के तो आते ही हैं। ठीक है, फॉर कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल 3D वेक्टर फील्ड एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड इक्वल टू पी ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड आई के प्लस क्यू ऑफ क्यू एक्स कामा वाई कामा जेड प्लस जे के प्लस आर एक्स वाई जेड के। कर्ल ऑफ एफ जो होगा डेल क्रॉस एफ हो जाता है, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, डाइवर्जेंस डेल ऑफ ए डेल बाई डेल डेल बाई डेल 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 पी बाई डेल एक्स, ऐसा उसका होता है। ठीक है, तो थ्री डी आर इजिकल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई पी साइन फाइव
cos phi p sin phi cos phi p इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये तो कैलकुलस का एंड थोड़ा थोड़ा बता दिया जो कि इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकाल लेना चाहिए और उसका मैक्सिमम मिनिमा वाला लिमिट निकाल लेना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सब चेक करने का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, उससे क्वेश्चन बन जाएंगे और जी पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो, सॉल्यूशन भी दिए हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। बेसिकली देखो, जैसे कर लो डाइवर्जेंस तो पता चल ही गया ना, जैसे इसमें डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड वाला चीज आता है। ठीक है, डाइवर्जेंस अगर निकालना है कोई भी, यहाँ पे आई है मतलब जे एच के, कर्ल में क्या होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, आई जे के लेंगे डेल बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड और एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर्टीज भी होता है, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, रोटेशनल रोटेशनल है, वर्टिसिटी सब। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात देख लेंगे थोड़ा सा। डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन आ जाते हैं, इसमें ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे डी वाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन है। इसमें जो डिग्री है वो क्या है, वन ही। ठीक है, ऑर्डर टू टाइम्स हो रहा है, तो ये ऑर्डर टू हो गया, डिग्री वन हो गया। ठीक, तो सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन देखना होता है। ठीक है, ये होमोजेनियस फंक्शन के लिए डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स बाई डी वाई निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला चीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चीज इंपॉर्टेंट है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, यहाँ पे पी एंड क्यू और द फंक्शन ऑफ एक्स कांस्टेंट इज कॉल्ड ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर इन वाई। ठीक है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, आई एफ इज इक्वल टू ई टू पावर में पी डी एक्स होता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसा वाला फॉर्म अगर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इजिकल टू ई टू पावर में पी डी एक्स वाई इंटू आई एफ इजिकल टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी इन सोल्यूशन। सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक, सोल्यूशन निकालना है तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो अब एक और डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इजिकल क्यू है, पी एंड क्यू आइदर फंक्शन ऑफ वाई और कांस्टेंट, तो आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा आई एफ इजिकल टू पावर पी डी वाई एक्स इंटू आई एफ क्यू आई एफ, तो अगर डी एक्स बाई डी वाई तो ऐसा हो जाएगा। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन एक और होता है। ठीक है, तो उसमें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू इंटू वाई एन, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जाता है। ठीक है, वाई विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद सॉल्यूशन इज टी आई एफ इक्वल टू इस इंटीग्रेशन वन माइनस एन क्यू आई एफ टी एक्स प्लस सी, तो ये वन माइनस एन वाला। इसमें आई एफ जो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर में वन माइनस एन पी डी एक्स हो जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई और वन माइनस एन पी डी एक्स, राइट। सो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन वन माइनस एन क्यू आई एफ डी एक्स। तो बर्नौली क्वेश्चन से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, तो इसको आपको we have to remember this, right? So these are the engineering mathematics. We are studying about engineering mathematics of chemical engineering for GATE 2023, right? So because many PSCs are there for recruitment from GATE 2023, so I think this year will be toughest also because IIT Kanpur is the recruitment body this year, right? Conducting body, right? So they will conduct exam. So here there are different methods, right? So this if differential equations are given, so first to find the complementary function, ठीक है, complementary function निकालना होता है, फिर उसको एड कर देते हैं। ठीक, पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसमें अगर
इक्वल टू जीरो वाला पार्ट नहीं है, तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना होता है। तो एफ की अगर एक्स इज इक्वल टू फॉर एक्स है तो उसमें की पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। मतलब एक चीज़ और होता है कि अगर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने वाले में क्या है, अगर फाइंड कम्प्लीमेंट पहले इसमें डी के डी स्क्वायर प्लस डी ऐसा फॉर्म में लिख देना, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इफ एम वन एम टू का रूट जो इक्वेशन उसका रूट रियल एंड इनडिस्टिंक्ट मतलब डिस्टिंक्ट अलग अलग है, ठीक है। रियल है तो उसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, सी वन ई टू द पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर एम टू एक्स से डिफरेंस, ठीक है। एम वन एम टू है द रियल एंड इक्वल, अगर इक्वल हो रहे हैं तो उस केस में सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू द पावर में एम वन एक्स हो जाता है, ठीक है। प्लस सी थ्री पावर एम थ्री एक्स, अगर एम एम और एम टू इक्वल है तो थर्ड वाला में तो वही होगा ना, सी वन प्लस सी टू एक्स मतलब ए प्लस बी एक्स वाला चीज़ आ जाता है, ठीक है, अगर इक्वल है और रियल है, ठीक है। तो और इमेजनरी अगर ये पेयर ऑफ इमेजनरी रूट अगर है तो एक फॉर्म में अल्फा एक्स प्लस सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू कोसाइन बीटा एक्स प्लस सी थ्री एम थ्री एक्स, ठीक है। तो अगर पेयर ऑफ इमेजनरी रूट आ रहे हैं अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा एम थ्री थ्री जो है, तो ई टू पावर में अल्फा एक्स प्लस सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स तो सी थ्री ई टू द पावर में एम थ्री एक्स है। तो टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल कभी कभी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वन अपॉन एफ डी निकालना होता है, फाइव स्क्वायर एक्स। तो अगर एक्स है टू पावर एक्स वाला चीज उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना वन बाई एफ डी कर देंगे टू पावर एक्स फोर डी इक्वल टू एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये अलग अलग होता है, तो इसको उतना अभी नहीं आ रहा है, इससे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक आ जाता है, ठीक, तो इसको इसको ध्यान रखना। ठीक, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में यही सब इम्पोर्टेंट है, ये मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला चैप्टर है I hope guys you are understanding and you are learning something about engineering mathematics which can help in your GATE exam. Right, so now we are in chapter 4 complex analysis। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पहला इसमें तो आता है आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, बंदे को पता होता है जो भी इंजीनियरिंग किया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, आई क्यूब इक्वल माइनस आई फोर इक्वल टू वन, ठीक है। यहाँ पे इसको ध्यान रखना होता है, ये सबको पता होना चाहिए। आई स्क्वायर इक्वल माइनस वन होता है, आई इक्वल माइनस वन होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के फॉर्म लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, ये भी रियल होता है, ठीक है। तो इसका मॉडुलस निकालना है तो उसको क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और मॉड जेड ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड का जेड बार हो जाता है, वहाँ पे एक्स प्लस आई वाई जो है वो एक्स माइनस आई वाई हो जाता है, तो ये इसका कंजुगेट है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। और उसका मॉडुलस हो गया, आर्गुमेंट भी बोलते हैं, तो आर्गुमेंट जो थीटा होता है, थीटा ये होता है, ठीक है, टू एन पाई प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए प्लस आई बी है, उसका जो होता है आर्गुमेंट टेन इनवर्स बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। उसका मॉडुलस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया इसका मॉडुलस, ये हो गया और जेड टू एन पाई प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए टारगेट जेड, तो ठीक है। तो ये थीटा, तो ये दो चीज है इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी होता है, जैसे जेड इक्वल टू हम लोग आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू आर ई आई थीटा, तो ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यूलर यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। अब डी मोर थ्योरम कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एन होता है, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो जो एन है वो नीचे इसमें मल्टीप्लाई होता है, ये इक्वल टू आर ई आई थीटा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, प्रॉपर्टी से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इससे, बट बता दिए ट्रायंगुलर इनक्वालिटी हो गया ये सब ध्यान रख, ठीक। लॉगरिथम फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं,
अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से थोड़ा देखते हैं। एक्स क्यूब 1 है और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पे एक्स से -1/2 प्लस √3/2 आई ओमेगा बोलते हैं इसको, और -1/2 -√3/2 आई को ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 3 रूट रहते हैं तो ये 0 हो जाता है। ये इसका प्रॉपर्टी है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा 3 इक्वल टू 1। तो ये रूट ऑफ यूनिटी निकालना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये सब फॉर्मूला को आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। प्रोटेक्शन वाला होता है, क्या इससे आता नहीं क्वेश्चन। डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या होता है, कोई फंक्शन है जेड निकालना है तो इक्वल लिमिट डेल्टा जेड, कोई भी डेल्टा इंटरवल के लिए लेते हैं उसको टेंस टू 0 करा देते हैं, तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जी माइनस एफ जेड इक्वल डेल्टा जेड, ये होता है इसका डिफरेंशिएबल एनालिटिक फंक्शन है अगर, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ये डब्ल्यू इक्वल एफ जेड यू एक्स कामा वाई प्लस आई ई कामा एक्स वाई, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल पेनाल्टी का फंक्शन है तो काची रीमैन इक्वेशन होता है डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन कभी कभी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन के लिए होता है डेल स्क्वायर वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है, तो ये लाप्लास इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, डेल्टा साई डेल्टा स्क्वायर साई इक्वल टू 0, तो ये डेल्टा का है सम इम्पोर्टेंस फॉर मोरिस थ्योरम, ठीक है। ऐसे साइक्लिक इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 और हमें चौची इक्वालिटी, तो इक्वालिटी ओके। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है एफ एन एज इक्वल एन फैक्टोरियल बाय 2 पाई आई साइक्लिक इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस एन प्लस 1 डी जेड एन 1 2 3 लॉरेंट सीरीज, देख लो कुछ सीरीज इसमें है ऐसे कि ए बाई 2 पाई आई बाई जेड माइनस एन, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी से प्रोपोज होते हैं हमारे पास इंटायर फंक्शन रेसिड्यूज होते हैं, ठीक है। तो रेसिड्यूज ऊपर वाले के होते हैं, और नीचे वाले के जो सॉल्यूशन होता है वो होता है रेसिड्यू निकालने के लिए होता है। रेसिड्यू निकालने के लिए होता है 1/2 पाई साइक्लिक इंटीग्रल जो होता है ये वाला कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यू देख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यू से क्वेश्चन आ जाते हैं, उससे लिमिट का यूज किया जाता है जो भी पॉइंट में पूछा जाता है ना, तो जेड टेन टू ए कर देते हैं और जेड माइनस ए एफ जेड ए लगा देते हैं, ठीक है। ये रेसिड्यू निकालने के लिए लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड ए, ठीक। जिस पॉइंट पे जैसे ये पॉइंट पे बोला है, ए पॉइंट जेड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं एफ जेड से, रेसिड्यू थ्योरम है एफ जेड इक्वल टू एन माइनस इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड 0 एन, ये हो जाता है एफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड 2 पाई आई समेशन ऑफ ऑल द रेसिड्यूज, ठीक है। तो एफ जेड डी जेड निकालना है तो सब रेसिड्यूज का सम कर देते हैं, 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर जितना भी रेसिड्यू है उसके ग्रेड करके, तो ये सब कॉम्प्लेक्स से इसका क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप पॉज करके कर सकते हो, तो सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू नो सॉल्यूशन यू कैन रिफर टू चैप्टर 5 देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में की क्या बात होती है वो देखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग मेरा थोड़ा सा great guys, I hope you are learning something. Uh, there is no hurry, we'll learn one by one and slowly, right? So I know you are uh, uh, very fast, right? So you want a fast result, right? So that's why in GATE 2023 you have to score good marks so that you can get very high rank, right? तो प्रोबेबिलिटी की बात आ गई, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी,
तो if S is a simple space of an experiment, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, then probability of occurrence of an event is defined as PA is equal to NA by NS, right? So ये होगा probability, जितना जो हमें जो चाहिए और जो हो सकता है वही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। तो इन वर्ड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, कॉइन को फेंक रहे हैं तो उसमें हेड या टेल आ सकता है। ठीक है, तो यही तो इसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है तो क्या होगा 1/2, या तो हेड या टेल। तो अगर हेड आ रहा है तो 1, तो हमारा अकरेंस हो गया, और सैंपल स्पेस 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग हेड इक्वल टू 1/2, राइट? तो यही स्क्रीनिंग होता है। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ए नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल एम है, और नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स एम है बाई एन। तो ये हो जाएगा ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, ऑड्स अगेंस्ट ए नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो एन बाई एन। ये हो गया। तो इसमें क्या है, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। A intersection B is the event which come the event which occurs P A intersection B is equal to N A intersection B divided by NS. P A intersection B is equal to P A plus P B minus A intersection B, right? So ये फॉर्मूला P A in 1 B in 1 B C P A P B P C minus P A intersection B minus P intersection C minus P C intersection C plus P इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट? तो ये हो गया। कुछ फार्मूलास हैं, इससे भी आ जाते हैं कभी कभी। टू और मोर इवेंट आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, राइट? तो इसका पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ये साइमल्टेनियसली नहीं आ सकता। जैसे हेड आ रहा है तो हेड ही आएगा, ठीक है? हेड के साथ नहीं आ सकता, ठीक? तो ये पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होता है if A1 A2 An are event defined on sample spaces and A1 union B A2 union AC union N equal to S, then their events are called exhaustive event, one or more of three must occur। कुछ न कुछ इसमें अकर होगा। और उसका क्या है, टू इवेंट्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर if occurrence of one rules out the occurrence of the other event complementary to A denoted by A bar। ठीक है, तो A बार कंप्लीमेंट्री होता है वन माइनस से, मतलब अगर हेड आ रहा है तो अब हेड आ गया ना तो उसमें टेल आएगा नेक्स्ट, ठीक? तो वो है, अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो क्या होगा, टेल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है। ठीक है, तो पी ए बार इक्वल टू एन ए बार बाई एन एस, एन एस माइनस एन ए बाई एन एस, तो 1 माइनस एन ए बाई एन एस, राइट? तो पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी, राइट? तो पी ए बार 1 माइनस पी ए, यही इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ए है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इक्वल पी ए गिवन बी है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए अज्यूमिंग दैट बी हैज अकर्ड, बी हैज अकर्ड ऑलरेडी है। तो उसका क्या मतलब है, पी ए probability A by B equal to P A probability A intersection B divided by P B, right? So P B by A, मतलब probability of B A is already occurred, so P probability of B intersection A divided by probability of A and B are independent, A and B are independent, then P probability of B A already occurred, P B, P A by B P A। So the mutually exclusive event are always dependent event, if A and B mutually exclusive then P A intersection B is equal to 0। ठीक है, तो पी ए बी रिकॉर्ड इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन बी में पी बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सक्लूसिव एलिमेंट है, इवेंट है, तो उस केस में पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अकर्ड है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी रिकॉर्ड पी इक्वल टू पी ए पी बी, राइट? सो ये पी बी नहीं होंगे। ठीक है, तो ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट। बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, तो आर समेशन ऑफ आर 0 टू एन पी आर इक्वल टू समेशन ऑफ आर 0 टू एन एन सी आर क्यू एन माइनस आर पी प्लस क्यू एन इक्वल टू 0, दैट्स ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट सेम सक्सेस इफ पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम, आर इक्वल टू एम टू एन पी आर इक्वल टू एम टू एन एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर। ठीक है, तो ये होता है, ये सब है। इसमें बेस थ्योरम भी होता है, कुछ और देख लो उसको, ए के भाई जो आता है उसको सम कर देना फिर बेस थ्योरम। डिस्क्रीट रैंडम थ्योरम होता है, आर इक्वल टू 1 एन पी एक्स एक्स आई आर 1 एन पी 1 इक्वल टू 1। ठीक, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं। तो ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आर एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर
म्यू जो होता है मीन एन पी हो जाता है वेरियंस सिग्मा स्क्वायर आर जीरो एन आर स्क्वायर पी आर एस म्यू स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर पी आर माइनस म्यू स्क्वायर, तो वेरियंस और मीन इसका डिफाइन है बाइनोमियल। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर ई टू द पावर माइनस लेमडा लेमडा आर बाई आर फैक्टोरियल वेयर ए लेमडा एन पी आर इक्वल 0 1 2 लेमडा इज नोन एज पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये तो ध्यान रखना, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पूछ जाते हैं कभी कभी, तो उसका तो ध्यान रखना है पी एक्स इक्वल टू आर इक्वल ई पर माइनस लेमडा लेमडा टू पावर आर बाई आर फैक्टोरियल, ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू एन पी आर 0 1 2, राइट। तो ये हो गया हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ देख लिए। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन फॉर लेमडा ग्रेटर देन 0 बाई एफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा टू द पावर माइनस लेमडा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होता है एक्स लेस देन 0 है तो इतना। तो मीन होता है एक्स 1/x, वेरियंस हो जाएगा 1 बाई लेमडा स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 2 पाई बाई सिग्मा 2 पाई सिग्मा ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये होता है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 पाई सिग्मा माइनस एक्स माइनस म्यू स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एफ एक्स का वैल्यू 1 बाई स्क्वायर रूट 2 पाई सिग्मा ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, इससे क्वेश्चन बनते हैं गाइस, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, ठीक है। तो ये इससे सब कुछ है, म्यू पूछेगा, वेरिएंस पूछेगा, वेरिएंस नहीं वेरिएंस तो ये होता है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब स्टैटिस्टिक्स में सिंपल मीन होता है एक्स बार 1 बाई एन आर इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई आई इक्वल टू 1, राइट। तो मतलब x1 प्लस x2 ऐसा करके डिवाइड बाई एन, मीन मतलब सैंपल वेरिएंस जो होता है ऐसा 1 बाई एन माइनस 1 आर बाई 1 में एक्स आई माइनस एक्स बार 1 बाई एन माइनस 1, राइट। तो ये हो गया वेरिएंस 1 बाई एन माइनस 1 समेशन ऑफ आर टू एन एक्स आई माइनस एन एक्स बार वर्स का सैंपल वेरिएंस। सिंपल कोवेरिएंस, सिंपल कोरिलेशन, इससे आप आजकल नहीं आते टुडे दिस सेक्शंस एज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर गेट एग्जाम, सो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास होता है ऐसा, ठीक। तो उसके लिए x1 x2 x2 गामा हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, मल्टीप्लाई और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। हार्मोनिक मीन है इसको इन्वर्स कर देते हैं। फॉर्मूला फॉर मीडियन, राइट, मीडियन निकालना है फॉर ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन इफ टोटल नंबर n of the values of the variance odd then median equal to n plus 1 by 2n, ठीक है। मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएंस गिवन इन मीडियन n by 2 n वैल्यू n by 2 प्लस n। तो अगर ऑड है तो क्या होगा, जैसे 1 3 2, ठीक है, तो ये ऑड है 3 तो उसका मिडिल वाला जो है वो उसका मीडियन हो जाता है। और अगर इवन है 1 2 3 4, राइट, सो इसमें क्या होगा 2 प्लस 3/2 5/2 2.5, ये इसका मीडियन हो जाएगा। मतलब अगर इवन है ना तो उस केस में क्या होता है जो सेंड n/2 प्लस n/2 प्लस 1 का सम प्लस 2, ठीक है, उनका एवरेज निकाल देते हैं। और अगर ऑड है मतलब क्या है, अगर n/2 मतलब उसका सेंटर वाला जो है वही मीडियन हो जाता है, ठीक है, मीडियन निकाल सकते हैं। इसमें फार्मूला होता है इंपिरिकल रिलेशन बिटवीन मेजर ऑफ डिस्पर्सन मीन डेविएशन डिस्पर्सन मीन डेविएशन 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, dispersion mean deviation is equal to 4/5 standard deviation, semi interquartile range 2/3 standard deviation, semi inner quartile range 5/3 standard deviation for n natural number is n square minus 1 by 12, ठीक। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर n नेचुरल नंबर है तो उसका n ऐसा हो जाता है स्क्वायर रूट n स्क्वायर बाय माइनस 1 बाय 12, तो ये सब फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनते हैं गाइस, तो देख सकते हो क्वेश्चन किस टाइप से, सोल्यूशन भी है इसका। नेक्स्ट जो बढ़ रहे हैं, ठीक, तो ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का रिवीजन है, ठीक, तो आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे पास, चैप्टर 6 बोलता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। सब न्यूमेरिकल एनालिसिस तो इम्पोर्टेंट हो जाता है केमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस न्यूमेरिकल मेथड
ठीक, तो ये सब पता ही रहता है, ठीक है, कि थर्ड सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाते हैं। एरर जो होता है इवेलेटेड वैल्यू एक्स माइनस एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, तो जो भी वैल्यू निकाले हैं और एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करते हैं ना, तो वो एरर होता है। तो एब्सोल्यूट एरर डिफाइन है। रिलेटिव एरर क्या होता है, ए बाई एक्स होता है। परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर 100%। टू फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन, सो एफ एक्स इक्वल जीरो कर देते हैं। बाइसेक्शन मेथड होता है हमारा रूट निकालने के लिए, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, रूट ऑफ इक्वेशन निकालना है, बाइसेक्शन मेथड। तो उसको देख लेते हैं। इफ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस between a and b and f of a and f of b are opposite signs, then there is a list of at least one root between a and b। ठीक, a and b दो रूट हो जाते हैं, तो एक्स नॉट पहला a प्लस बी बाई टू पहला अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। वी रिपीट दिस प्रोसेस टिल द रूट इज नॉन डिजायर्ड एक्चुअली, ठीक है। तो बाइसेक्शन मेथड होता है, तो रूट ले लेते हैं, a प्लस बी बाई टू कर देते हैं, उसको डिजायर्ड तक लेते हैं, ठीक, तो ये हो गया। अब इटरेटिव मेथड है तुम्हारा, ठीक है, इटरेशन मेथड है, ठीक है, उसको उसमें पहले ठीक है, इटरेशन मेथड में ये होता है एक्स वन फाइव एक्स नॉट एक्स टू फाइव एक्स वन ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक है। रेगुलर फॉल्स मेथड, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, ठीक है, रेगुलर फॉल्स की मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, ये भी रूट निकालने का एक मेथड होता है, तो उसको क्या है देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला याद रखना पड़ता है। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन बाय पुटिंग y इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स नॉट। Right here. Here's the second approximation of the root f x equal to 0 is given by x2 x naught. So x2 x naught minus f x naught f x1 minus f x naught minus x naught, ठीक है। इसका फार्मूला क्या हो गया, x2 इक्वल टू एक्स नॉट रेगुलर फॉल्सी के लिए एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट। तो ये रेगुलर पॉलिसी मेथड, ठीक है, रेगुलर पॉलिसी के लिए एक्स टू इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट और एफ एक्स वन नॉट इंटू एफ एक्स वन माइनस एक्स नॉट, राइट। तो ये रेगुलर पॉलिसी। न्यूटन रेफसन मेथड होता है, इसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्स वन इक्वल एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट एच। सीकेंड मेथड भी होता है एक, वैसे सीकेंड, तो उसमें भी इस टाइप से ही फार्मूला रहते हैं, तो उसमें यहाँ पे एक्स वन आ जाता है, ठीक है, एक्स वन। न्यूटन रेफसन मेथड में भी यही होता है, एफ एक्स वन जीरो एफ एक्स नॉट प्लस टेलर सीरीज से 10 एफ एक्स नॉट एच एफ एक्स डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डैश एक्स नॉट, राइट। सो ये तो यहाँ पे एच जो होता है माइनस एफ एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट, यहाँ से एक फॉर्मूला आता है एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड में एफ डैश एक्स नॉट। तो एक्स एन प्लस वन निकालना है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन एफ डैश एक्स एन, राइट। तो एक्स एन निकालेंगे, फिर उसका कोई डिफरेंस है, तो ये फॉर्मूला होता है न्यूटन रेफसन, एफ एक्स एन प्लस वन एक्स एन एफ एक्स एन डिवाइडेड में एफ डैश एक्स एन, राइट, एफ डैश एक्स एन। तो ये हो गया इसका। तो बहुत सारे इसमें कन्वर्ट करता है, न्यूटन रेफसन से आ जाता है कभी कभी, ये अलग अलग के लिए अलग है। इनवर्स एन एफ एक्स एक्स पी माइनस एन एक्स टू पी रूट एन। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसका सोल्यूशन निकालना है, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है, गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस सीडल मेथड, ठीक। तो यू हैव थ्री मेथड, फ्रॉम दैट वी कैन कैलकुलेट द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। तो थ्री मेथड है हमारे पास, ये हैव थ्री मेथड। द नेक्स्ट इज न्यूटन्स फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन, राइट। तो इंटरपोलेशन, द सेट ऑफ n plus 1 values x naught y naught x one y naught x n y n plus x and y, it is required to find y and x a polynomial of the nth degree such that y and y and x agree that tabulated point, right. This is the condition, guys, Newton's formula for interpolation, right। तो इंटरपोलेशन करना है, तो क्या होता है, जैसे क्या जो दो वैल्यू है हमारा एक्स जीरो वाई जीरो, राइट। तो हमें क्या करना है, एक जैसे इसका निकालना है, तो इसको दोनों से हम लोग इसका निकाल सकते हैं, ठीक। मतलब क्या है, जैसे 25 पे है, इसका टेम्परेचर है 730 पे है 800, ठीक। तो हमें पता करना है 35 में कितना होगा,
कितना होगा, हाउ मच 35, राइट, 35 पे हाउ मच होगा, उसके लिए करते हैं इंटरपोलेशन, राइट. सो दिस इज द थिंग. So there are different method. Right? So there means important, right? Solution of system Gauss elimination method, Gauss Jordan method, Gauss Seidel method, right? So we can refer to books for that, right? Right. But nowadays question not came from that system. That's why I'm not going to discuss more about that. Right. So Lagrangian interpolation, there are Lagranges also. So there are numerical integration. This section, from this section, one question definitely, guys. You have to prepare this formula, right? So this question, from this section, one question you can see. There will be definitely chances of coming, right? So that's numerical division, x naught x n by dx in h in y in not plus n by 2 del y net. And there, no, this is not given. Trapezoidal, right? So trapezoidal, it says integration n by 2 h by 2 h by 2 y naught plus yn plus 2 times of y1 plus y2, etc. Right? So here h will be given. We have to define integration fx h by 2 y into yn plus f of 2 is 2 into a y1 y2 yn minus 1 up to Simpson's rule. There are two Simpson 1/3 and Simpson 3h by 3h through. So that from 1/3 h by 3 y naught plus 4 y1 plus y3 plus yn minus 1 plus 2 y2 y4 yn minus 2 yn, right? So you think Simpson 1/3 rule. Simpson 1/3 rule says x naught y n y dx is equal to h by 3 y naught plus 4 y1 y3 yn minus 1 plus 2 y2 y4 yn minus 2, that's yn, right? So this is the Simpson rule, right? So 1/3. तो Simpson 3/8 rule भी देख लेते हैं. We have to look into Simpson third rule, 3/8 rule. Also 3h by 8 y naught plus 3 y1 y2 y4 y5 yn minus 2 yn minus 1 plus 2 y3 y6 yn minus 3, right? So plus yn. So this is the 3h by 8 3h by 8 y0 plus yn प्लस में रहेगा 3y3 plus y6 plus y6 में 2 में रहता है, प्लस 3 में रहेगा y1 plus y2 plus y4 plus y5, right? So this is the formula or 3/8. So this is the important, guys. So Newton's 1/3 3/8 rule. Euler method, so x into y naught equals to y1 into y naught plus x naught x1 fx y dx. This formula comes. That formula y1 is equal to y naught plus h f x naught y naught as y naught plus h f x naught y naught. This is Euler modified Euler equation होता है. Y equal to y naught h by 2 fx naught y naught plus fx1 h1, right? So y1 is equal to y naught h by 2 fx naught y naught x and y1, right? So here you can calculate y1 n plus 1 y naught h by 2 fx naught y naught fx1 y1 पाया जाता है. RK method, right? RK method is also important. Y1 is equal to y naught plus h fx naught y naught, y1 is equal to y naught plus h by 2 fx what is y1 y2 1 by 2 k1 plus k2. So yeah, RK fourth order formula भी होता है एच के वन एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट के टू एच एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट के वन बाई टू के थ्री एच एफ एक्स नॉट वन बाई टू वाई नॉट वन बाई टू के टू के फोर एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट के आई वन वाई नॉट प्लस वन बाई सिक्स वन टू के वन टू के टू के टू के टू थ्री के फोर. This is the formula for RK method. So RK method, you to remember K1 is equal to H f x naught y naught, 2 is equal to H f of
x naught plus h by 2 y naught plus k1 by 2 or k3 hf x naught plus h by 2 into y naught plus k2 by 2 and k4 is equal to h fx naught plus h so y naught plus k3. Right, so here y is equal to y naught plus 1 by 6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. So ये फोर्थ ऑर्डर आपकी मेथड है और जो आपकी मेथड है सेकंड ऑर्डर वाला पॉइंट ऑन सभी y1 निकालना y नॉट प्लस h f x नॉट y नॉट y1 y नॉट प्लस h by 2 f नॉट x this so f नॉट k1 h f f नॉट तो h f नॉट प्लस h y नॉट तो इसमें हो जाता है y1 y नॉट प्लस 1 plus k2 k1 k2 निकालना होता है सेकंड ऑर्डर हो गया Picard method not important for. So these are the numerical techniques which are important for getting jam, right? So that let's go into another chapter. Transform theory, Laplace transform very important from this. Laplace transform 0 to infinity f of t e to the power minus s t dt. F of s equal to 0 to infinity f of e to the power minus s t f of t dt, right? So this is Laplace transform 0 to infinity minus s t f of t dt. Some let us find the Laplace f of t t. f s is equal to 1 upon s minus 1 f t 1 है तो f s हो जाएगा by s 1 by s हो जाएगा tt का 1 upon s minus 1 f1 का 1 by 8 cos omega t का s upon s plus omega square en का n factorial upon s n plus 1 f s 0 to f of t is that's these are the formula integral let g gt 0 to f of t tau gs1 by s in case आप इंटीग्रल निकाल के उसको s से जो इंटीग्रल वाला है तो f s कर देते हैं ठीक है डिफरेंशिएशन क्या होता है इसको डिवाइड कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं सॉरी डेरिवेटिव है एफ एस 0 टू इनफिनिटी माइनस एस एफ टी टी एफ डेस हो जाएगा इतना तो इससे क्या हो जाता है उससे एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन वाला में क्या इंटीग्रेशन में 1 बाई एस जो भी है उसको एफ एस से कर देना इसको एफ एस से मल्टीप्लाई कर देना ठीक है तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका पीरियोडिक फंक्शन के लिए होता है 1 अपॉन 1 माइनस 0 to t to minus s t f of t dt. Take function input t there process control and control theory, process dynamics and control system. So in this section Laplace will be covered. I'm not going to detail about that in this point of time. So these are engineering mathematics for chemical engineering at 2023. You can see that these are the sample question. You can pause and solve, and if you want to go for solution, there is also solutions also there. Right, guys. So we are end of engineering mathematics section. So I think I have covered important formulas and concepts so that we can able to solve questions, right, guys? This is Hemant, and will be delivering a lecture for chemical engineering for GATE 2023 preparation, right, guys? So this ends our today's session, guys. I hope you enjoyed my session, and do like and subscribe my channel and share to others who need this, right? So this is the thing that I want to share to you, right? So thank you guys for being here.